क्या हालचाल है भाई लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, अच्छी बात है। पूर्णिम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आ जाइए। होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है यार। ये तो क्या बात है, होमवर्क डन। अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था आइसोटोपिक एक्सचेंज। आइसोटोपिक एक्सचेंज कितने छटेंगे, कितने डी लगेंगे? यस, ये लास्ट क्लास है। आज आपका डिस्कशन टोटोमेरिज्म सब खत्म हो जाएगा। सही है। आइए पहले ये कर लेते हैं, ठीक है जी। यहां से चालू करना है। और भी होगा यार, ये वाला शायद। हाँ, ये वाला बताइए, 6 में कितने डी आएंगे? 6 में बताइए कितने डी आएंगे? 6 में कितने डी? सारे बोलो। वेल डन एकेडी, वेल डन ऋषभ, दृश्य, बहुत अच्छे, सही जवाब आ रहा है मेरे भाई। अगर आपने ध्यान से देखा होता तो यहां पर ये दोनों साइड से टोटोमेरिज्म हो सकता है। यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो एक एक करके ये सारे एच डी से रिप्लेस हो जाएंगे। मैंने कहा था केवल वही रिप्लेस होगा जो टोटोमेरिज्म में पार्ट लेता है। ये भी टोटोमेरिज्म में पार्ट ले सकता है और ये भी पार्ट ले सकता है। तो इसलिए 6D, सेवेंथ का जवाब दो। सेवेंथ का जवाब दे दो मुझको। सेवेंथ अमित, जो मैंने कराया है उसका एग्जैक्टली रिवर्स होगा। सही जवाब आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। 5D इज राइट आंसर। 5D इज राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है केवल ये दो साइड्स हैं, यहां की और यहां की, जो टोटोमेरिज्म में पार्ट ले रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं 3 इधर 2 इधर, 5। सही है या नहीं? एट्थ बोलो, एट्थ का जवाब बोलो। जवाब दो, जवाब। वेल डन, क्या बात है। आपका जवाब लाजवाब है। 4D, 4D, 4D। और बात आई 4D से ये कि मेरे भाई, क्या 9th में बताओगे आप? क्या आप 9th में बताओगे? मुझको ऐसा लगता है कि यहां 2D, पीछे लगेगा 3D। यस, यू आर राइट, 3D। 3D है भैया, 9th में 3D। 10th में बता दो, 10th में बता दो, 10th में बताओ क्या जवाब है 10th का? बताइए, बताइए, बताइए। 10th का जवाब चाहिए मुझे। 10th का जवाब है 4D। टीचर है कह रहा सर ये 3D देखने के लिए क्या चश्मा लगाना पड़ेगा? नहीं, मनुष्य रूप में रहना पड़ेगा। बस बस इतना सा अगर आप कर सकते हैं तो आप आराम से देख पाएंगे। 4D आपको दिख जाएंगे। वेल डन रविकेश, वेल डन जी, वेल डन। 11th का, अरे तुम कहां चले भाई? 11th का 2D है, 2D, 2D, 2D है। 12th कौन बताएगा? 12th कौन बताएगा? 12th कौन बताएगा? 12th कौन बताएगा? 12th
कौन बताएगा? बताइए, जल्दी बताइए। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या बात है। हरेंद्र, शुभ, शिवांश, रक्षित, प्रशांत, प्रतीक, एकेडी, ये कौन है गधा? एक गधा भी था बीच में भाग गया। आयुष, वेल डन। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखा आपने इसे ध्यान से? नहीं देखा? ये गलत बात, नहीं देखा तो गलत बात। मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है कि इसमें दोडी इसके आजू, दोडी उसके बाजू, एंड दोडी इसके आजू बाजू, छेड़ी 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 छेड़ी, 6D। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है क्या? यार अनाउंसमेंट होगी ये तो पक्का है, ठीक है। और आप लोग को मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर हैं मेरे? मेक श्योर, क्या आप टेलीग्राम ग्रुप पर हैं? अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर हैं तो वहां अपडेट में बिल्कुल एंड्रू नहीं है, अभिषेक नहीं है, प्रशांत नहीं है। चलिए उस पे हैं, उस पे मैं आपको जैसे होगा ये 500% श्योर है, 500% श्योर है। I would be teaching, I would teach for 2025, 2026 दोनों के लिए पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, उसकी टेंशन ना लें। कुछ चीजें फाइनलाइज हो रही हैं तो थिंग्स आर इन प्रोसेस। सही है। अरे यार कौन है ये? अजीम पूछ रहा क्या नाम है सर? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार मिश्रा। प्यार से बच्चे मुझे एसकेएम सर बुलाते हैं। नए जान पड़ते हो साहब? हेलो 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 हेलो। यार अभी हमने डिसाइड नहीं किया, नॉट डिसाइडेड टिल नाउ। चलिए 13th का कौन जवाब देगा? ये रितेश आया, ये कह रहा टेलीग्राम पे पढ़ाओगे आप। अरे खच्चर, उधर अनाउंसमेंट के लिए बोला है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। 13th, वेल डन, वेल डन शुभ, वेल डन रक्षित, वेल डन एकेडी, प्रिंस। मेरे भाई ये इंसानों का सही होगा, ये इंसानों का सही होगा। हाँ, एरोमेटिसिटी के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। एरोमेटिसिटी के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। मेरे भाई इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 3। मेरे भाई क्या आपको पता है कि केवल ये लेफ्ट वाला अल्फा टॉटोमेरिज्म कर सकता है, राइट? ये राइट वाला अल्फा बीटा नहीं कर पाएगा। यस तनिष्क, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। फिलहाल आप 13th को देख लें। 13th में कोई डाउट है क्या? 13th में कोई डाउट है क्या? एकेडी यू आर डैश, प्रिंस यू आर खच्चर। आप पहले मुझे बताओ कि क्या 14th में टोटोमेरिज्म होगा या नहीं? ओके अमित, ओके कर दूंगा, ठीक है। सारे लोग मुझे बताओ कि क्या 14th जो है वो टोटोमेरिज्म करेगा या नहीं?
वेल डन, स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा। मेरे भाई अब आएगा कुछ बेहतरीन, देखो मगर ध्यान से। क्या तुम्हें याद है कि गामा से ये स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा? क्या तुम्हें याद है गामा से ये स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा? अब मुझको ऐसा लगता है कि जैसे ये बात तुम्हें समझ में आई, क्या तुम्हें 3D दिखने लगे या नहीं? क्या तुम्हें 3D दिखने लगे या नहीं? बताइए बताइए, क्या 3D दिखने लगे या नहीं? लेकिन अब एक मजेदार चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चीज अच्छी है इसलिए अगले 100 सेकंड आपको फोकस करना होगा। 100 सेकंड्स फोकस। मेरे भाई एक बात बताना, ये बहुत मजेदार है और ये स्पेस टॉटोमेरिज्म के केस में ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें कि गामा वाला टॉटोमेरिज्म कर रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा सा बेसिक, ओडी माइनस था ना, तो क्या आप मुझे मैकेनिज्म बताने का प्रयास करेंगे? सारे बोलो, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। बताओ जो ओडी माइनस आएगा, जो ओडी माइनस आएगा उसके पास क्या यहां अटैक करने का चॉइस है या नहीं? चॉइस तो है, लेकिन क्या इससे कोई प्रोडक्ट मिलेगा? क्या इससे कोई प्रोडक्ट मिलेगा? क्या मेरे भाई ओ माइनस क्या बोलेगा? चल निकल, हां या ना? ओ माइनस क्या बोलेगा? चल निकल। जब ऐसा अटैक करेगा, वो याद होगा हाई राइज अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग के टॉप अपार्टमेंट पे ले जाके, हां या ना? तो मेरे भाई डबली बॉन्डेड कार्बन से H डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। मेरी बात ध्यान से सुने, डबली बॉन्डेड कार्बन से H डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। अब पता है अच्छे बच्चों में और डैश खच्चरों में क्या फर्क होता है। अब वो इस हर एक बात को ध्यान से समझते हैं और पकड़ते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बोला डबली बॉन्डेड कार्बन के H को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। सॉरी, मैंने बोला था डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता। तो अच्छा बच्चा कहता है 1 मिनट, ये निकालेंगे तो सही, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट ये कह रहे हैं डबल बॉन्ड के कार्बन के H को नहीं निकाला जा सकता। तो मेरे भाई देखिए, क्या आपके पास केवल गामा साइट बचा है या नहीं? ये सिंगली बॉन्डेड sp3 कार्बन का H है और क्या इसे OD माइनस निकालेगा या नहीं? सारे बोलो, मुंह से बोलो। और क्या एक H लेकर एक HOD बाहर हो जाएगा या नहीं? एक H लेकर एक HOD बाहर हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? जवाब दीजिए। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, खच्चर की तरह बैठने आए हो तो बताइए। क्या आपको यह समझ में आ गया कि गामा इज द ओनली साइट जहां अटैक होगा? एक मैसेज बार बार लिखने से आपको कुछ आंसर नहीं मिलने वाला। तुम ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताइए इस गामा कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? गामा कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? गामा कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा? देखना, बहुत मजेदार है, नाच उठोगे ऐसे। हां जीत, गामा पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और क्या ये पूरी प्रक्रिया तुम्हें पता है या नहीं? अब फिर वो क्या करेगा? D2O से D चुराएगा और यूं ही चलते 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 क्या 3D आ जाएगा या नहीं? क्या यूं ही चलते चलते पहले एक D लेगा, फिर वो दूसरा OH माइनस आएगा, वो OD माइनस आएगा, वो H निकालेगा, फिर तीसरा, एंड ऐसे 3D लग जाएंगे। लेकिन मेरे भाई समझदार के लिए काफी इशारा, आपको बताऊंगा दोबारा। क्या ये माइनस अब आया है वो पॉइंट जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं? क्या ये माइनस रेजोनेंस करके अल्फा कार्बन पर भी है या नहीं? क्या ये माइनस रेजोनेंस की वजह से अल्फा पर भी मौजूद है या नहीं?
और अगर ये अल्फा पर मौजूद है तो क्या अल्फा भी अपना अधिकार यहां पर डी को लेने के लिए रखेगा या नहीं? ये है वो जो डायरेक्ट तुम देख नहीं पा रहे थे मेरे भाई। अगर ये बात सत्य है, सत्य ही है, तो क्या यहां एक डी लग जाएगा या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर देखो, अल्फा पर लगने वाले इस डी को, अल्फा से मैंने कुछ हटाया नहीं है मेरे भाई। अब बताइए, अब ओडी माइनस, अब ओडी माइनस के लिए बेस्ट साइड फॉर अटैक क्या है? जल्दी बताइए। इस मूवमेंट में ओडी माइनस के लिए बेस्ट साइड फॉर अटैक क्या है? आपसे जवाब चाहिए मुझे। इस मूवमेंट में ओडी माइनस के पास, क्या आपको याद है, वो इस एच को आसानी से, डबली बॉन्डेड एच को डायरेक्टली नहीं हटा सकते। ये एच नहीं हटेगा, ओके, ये एच नहीं हटेगा, ये एच नहीं हटेगा। क्या आपको पता है यहां अटैक करेगा तो लात पड़ेगी, लात। तो मेरे भाई क्या अल्फा कार्बन से क्या ओडी चुरा लेगा? एक एच और एक और एचओडी बाहर, एक और एचओडी बाहर मेरे भाई, एक और एचओडी। अबे और क्वेश्चन थे क्या यार? चलो कोई बात नहीं, यहीं स्लाइड ऐड कर लेता हूं। एक और एचओडी बाहर। सारे देखो बोर्ड पर, सच बताओ, सच के सिवा कुछ ना बताओ कि क्या ये तुम्हें मिला है या नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, क्या तुम्हें ये मिला है या नहीं? और क्या तुम ये छोटी सी बात समझते हो कि अल्फा का ये माइनस रेजोनेंस करके क्या वापस गामा पर रहेगा या नहीं? बोलो जी बोलो, मौका अच्छा है, मुंह तो खोलो। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब बताइए, क्या गामा पर जो माइनस आया है, क्या वो एक एक करके आपको पता है कितने डी लेने वाला है? बताओ जी बताओ, क्या आपको अल्फा पर उम्मीद नहीं थी? क्या यहां एक डी आया है या नहीं? और फिर ये जो गामा पर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, चलते चलते चलते, क्या आप अंत में यहां पहुंचेंगे या नहीं? देखो मेरी बात को समझो, इसके जज्बात को। ये देखिए, तो आंसर दरअसल 4D है। 4D है भाई, 4D। मौजेदार चीज। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा अब मैं समझ गया, इसमें तो कुछ मौजेदार है। मैंने कहा बताओ क्या समझे हो, सबको बताओ अच्छी तरीके से। कह रहा है सर देखो, शुरुआत में ना अल्फा में वो लक्षण थे, ना बीटा में वो लक्षण थे, ना गामा में वो लक्षण थे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, गामा में तो है। कह रहा हाँ मतलब अल्फा बीटा में नहीं थे, गामा में थे। क्या गामा से टॉटोमेरिज्म हो रहा था? जवाब है हां। तो गामा के तो तीनों एच हटने ही थे, राइट। 3D यहां लगेंगे। अब वो बच्चा कह रहा है कि सर गामों पर जो माइनस आएगा वो रेजोनेंस इससे कर, ध्यान से देखना, गामा का माइनस कार्बोनाइल से रेजोनेंस करते समय जिस कार्बन से होकर गुजरेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गामा या कोई भी माइनस, पहली बात तो कार्बोनाइल से रेजोनेंस करना चाहिए, और इसके रेजोनेंस के बीच में वो जिस कार्बन से होकर गुजरेगा, अगर उस कार्बन पर H होगा तो वो D से रिप्लेस हो जाएगा। सुन लो भाई, आई थिंक दिस इज द लॉजिकल शॉर्ट ट्रिक। गामा का माइनस बीटा पर कभी जिंदगी में नहीं जाएगा, यह अल्फा पर जरूर जाएगा, और अल्फा का जो H है वो कैसे हटेगा वो मैंने आपको दिखा दिया विद मैकेनिज्म। वो कैसे हटेगा वो मैंने आपको दिखा दिया है विद मैकेनिज्म। H अगर ऐसे जितनी भी ऐसी जगह से जाएगा, फाइनली हालांकि उस माइनस को O तक ही जाना होगा, फाइनली उसे O तक जाना पड़ेगा, ये याद रखना। O तक नहीं गया तो फिर वो अपने काम के नहीं है।
तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट, इसमें आंसर आएगा 4D। 4D भैया 4D। क्या 4D समझ में आ गया है आपको? मुंह खोलो और बोलो आया है या नहीं। बताओ बताओ बताओ। सुमित कह रहे हैं वी हैव टू लर्न मैकेनिज्म और लॉजिक। गधे, मैकेनिज्म इज लॉजिक। चलो मेरे सवालों का जवाब दो। 15 में कितने डी लगाओगे? 15 में कितने डी? बोल दो डैश, कितने डी? यस ने इतनी देर में जो भी समझाया मैंने उसे कचरा कर दिया। ये कह रहे हैं बीटा पर क्यों नहीं लगेगा? अबे बेवकूफ, बीटा पर माइनस आया है क्या कि ऐसे ही लगा दूं? 15 में कितने डी आएंगे? 15 में कितने डी? बोल दो 15 में कितने डी? मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपको 4 दिख रहा है तो आप इंसान हैं। क्या आप मानते हो कि गामा से ये स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा एंड गामा से ये स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा? तो 2D यहां आएगा। और क्या आपको पता है अभी अभी हमने सीखा है कि अल्फा पर भी 2D लगेगा। 2D हो गया 4D। चेक इट चेक इट चेक इट। कोई डाउट है क्या? क्या अल्फा, अच्छा बताओ अल्फा पर डी आया क्यों? बताओ अल्फा पर डी क्यों आया है? सारे बोलो। क्योंकि अब अच्छा बच्चा कहेगा कि गामा पर जो माइनस आया था वो रेजोनेंस करके अल्फा पर भी रहता है, राइट? गामा पर जो माइनस आता है वो रेजोनेंस करके अल्फा पर भी जाता है, इसलिए वहां का एच हट जाता है। 16 बोले तो 16 का दे दो जवाब। क्या बोलते हो आप? क्या भैया थोड़ी आंसर है या नहीं? एक खच्चर है वो 5 बोल रहा है, 5D। कन्हैया 16 का 3D। 17 बोलो रे 17। 17 बोलो रे 17। बोलो 17। यहां पता चलेगा कि तुम गधे, खच्चर या मनुष्य किस श्रेणी से संबंध रखते हो। 17। वेल्डन एकेडी, वेल्डन एकेडी, वेल्डन एकेडी, वेल्डन आर, एक आर करके वेल्डन ऋषभ। सही आंसर भी मिल रहे हैं यार, क्या बात है। देव, वेल्डन देव, वेल्डन आयुष, वेल्डन कौन था, भाग गया है, नाम नहीं पड़ा। प्रीति, हाँ प्रीति, आयुष, गोविंद। भाई साहब नोडी नोडी नोडी। अरे खच्चर कोई डी नहीं आएगा भाई। देख लो तुम कितने बुद्धि का प्रयोग करते हो। जिस खच्चर ने ये आंसर सोचा है आज तुम्हें स्वयं तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गधे अल्फा पर इसलिए लगता था क्योंकि गामा पर आता था माइनस। यहां गामा पर तो माइनस आ ही नहीं सकता, यहां गामा पर तो माइनस आ ही नहीं सकता। अगर गामा पर माइनस आ ही नहीं, टॉटोमेरिज्म ही नहीं कर रहा, गधे हो क्या? तो अल्फा पर क्या खाक लगाओगे? चलो जी
बधाई हो बधाई, हमने आइसोटोपिक इफेक्ट कर लिया है। तो पहला टारगेट है आज का कि हम टोटोमेरिज्म को निपटा दें, ठीक है, टोटोमेरिज्म खल्लास कर दें। तो एक छोटा सा एग्जांपल कराने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी कराऊंगा। इसका आंसर अभी बताना है आप लोग को। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनॉल, ठीक है, आपको परसेंटेज इनॉल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिए, ये इसका की इनॉल एंड इसका इनॉल, तो बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो जवाब एकदम सही आएगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि पूछा क्या जा रहा है। जल्दी करो जल्दी, पहले का जवाब चाहिए मुझे। पहले प्रश्न का जवाब दो। सुन रहे हो तुम? कुछ तो बताओ यार, मत करो ऐसी बात। पहले में मेरे भाई देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आपने गधे की तरह भाग पड़े। क्या हमें अरेंज करना है? इनॉल। दिया क्या है? कीटो। पूछा क्या है? इनॉल। अरे तो बना लो ना इनॉल, बनाओ ना इनॉल। इसका मोस्ट स्टेबल राइट से बनेगा, इसका मोस्ट स्टेबल राइट से बनेगा, इसका भी मोस्ट स्टेबल राइट से बनेगा। मेरे भाई बहुत सिंपली देख सकते हैं किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल आ रहा है। ये ज्यादा स्टेबल इनॉल है, मोस्ट स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू extended resonance, right? Due to extended resonance या high extent of resonance, answer is very clear, 2 greater than 1। सेकेंड का इनॉल ज्यादा आएगा। सेकेंड का आंसर दो, खटाखट आंसर दीजिए, आंसर देना पड़ेगा आपको। सेकेंड का आंसर दो। अंधा आदमी टटोल कर बता दे भाई साहब, अंधा आदमी टटोल कर बता देगा। गॉड ब्लेस यू कृष्णा। सेकेंड, वेल डन रुद्रा, वेल डन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऋषभ, साहिल, दृश्य, बिल्कुल सही है मेरे भाई। इसका आंसर मैं लिखना नहीं चाहता था, मैं सोच रहा था आप कर लोगे। 3-2-1, मानते हो या नहीं? अबे इसका तो इनॉल एरोमेटिक हो जाएगा, है, इसका राइट हैंड साइड से बन जाएगा, इसमें ज्यादा रेजोनेंस रहेगा। प्लीज ऐसा इनॉल बना के करना, तो आपसे गलती नहीं होगी। थर्ड वाला भी मेरे ख्याल से हवा में उड़ा सकते हो तुम। ऋषिकेश 11th वेस्ट है, तो 12th में क्या करें इस पर हम बात करेंगे, इस पर भी मैं एक सेशन बना दूंगा। यस मोहम्मद, बिल्कुल सही मेरे भाई। थर्ड इज क्वाइट इजी, वेल डन रक्षित, वेल डन दृश्य, वेल डन रुद्रा। मेरे भाई बहुत आसान है, ये हमने पिछली क्लास में किया भी है। ये 1,3 डाई कार्बोनाइल वाला है, याद आया आपको? ये 1,3 डाई कार्बोनाइल वाला है। ये 1,3 डाई कार्बोनाइल वाला कर लोगे यार, इसका भी बना लेना। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का, फोर्थ बताओ, फोर्थ। क्या पहली बात तो वही काम करोगे कि इनॉल बना लो? अब जब इनॉल बनाओगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये देखिए, वेल डन, वेल डन, वेल डन रक्षित, वेल डन रतन, नहीं रतन नहीं, रतन का जवाब गलत है।
मेरे भाई आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो, कि थर्ड वाला एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक है। रिंग में इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक। तो आंसर क्या आएगा? 312। 312 312 आएगा भाई, चेक कर लो। 312। हमारे बीच में एक खच्चर है, वो कह रहा है कि यहां सुनना, अरे सुन लो, वो कह रहा है अल्फा बीटा गामा ओमेगा। वो कह रहा ओमेगा पर क्यों चेक नहीं किया, फिर डेल्टा पर क्यों नहीं चेक किया, फिर साई पर फाई पर क्यों नहीं चेक किया। यहां के भी तो हम एच हटाकर डी लगा सकते हैं। बेटा तुमने टॉटोमेरिज्म की ऐसी की तैसी कर दी। तुमने टॉटोमेरिज्म की ऐसी की तैसी कर दी। टॉटोमेरिज्म में कौन सा एच पार्ट लेता है, यह देखना पड़ेगा पहले। जो एच टॉटोमेरिज्म में पार्ट लेता है वही आप हटा सकते हैं, वही हटेगा। ये एच बिल्कुल एसिडिक नहीं है। बेस इज नॉट गोइंग टू डीप्रोटोनेट दीज साइड्स। इसलिए हम ये अल्फा बीटा गामा में थोड़ा सा लॉजिक था, बाकी हाँ जी। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, हटो मेरे भाई। ये देखिए 4 के बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे आंसर बताइए। मेरे सवालों का जवाब दो ना। 5। थोड़ा स्पेस छोड़िएगा आप लोग, ठीक है? स्पेस जरूर छोड़ना। मैं नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे भाई इसी कॉपी से क्वेश्चन आएंगे, बाकी मर्जी आपकी है। मर्जी जो है वो आपकी है। बताओ बताओ बताओ। 5 में, 5 में, हाँ 5 में। वेल डन, राइट आंसर है 1 ग्रेटर देन 2। क्या तुम्हें इसका इनॉल, या अभी इसका इनॉल तो 1,3 डाइकार्बोनाइल है। 1,3 डाइकार्बोनाइल, 1,3 डाइकार्बोनाइल। आया ना? चेक करते रहो, रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं तुम कहीं भाग के। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें। आपको 6 का आंसर बताना है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। 6 भी भैया अंधा आदमी टटोल के बता दे। ये तो साइक्लिक 1,2 डायकीटो है रे, जिसमें 2 वाले का तो बहुत ज्यादा इनॉल हो जाता था। 2 वाले का इनॉल बहुत ज्यादा हो जाता था। अब 7th बताओ। 7th का जवाब दो। मैं कह रहा हूं 7th का जवाब दो। बोलिए। 7th। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं गलत। क्या बात है यार, क्या बात है। ये याद है ईस्टर वाले कम हो जाते थे। ये आ गया 3, 2, 1। अद्भुत। जल्दी जल्दी अब बताइए 8th वाले का आंसर। 8th वाले का आंसर। 8th वाले का आंसर। 8th वाले का आंसर अभी करो, निपटा दो। 8th वाले का आंसर बता दो। 8th वाले का आंसर बताओ ना। 8th। अगर आप 7th का रीजन पूछ रहे हैं निश्चित, तो आप यानी कि पिछली क्लास आपने नहीं पढ़ी।
ये 1,3 डाई कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसका इनॉल बहुत ज्यादा होता था। खच्चर जितने ईस्टर आते जाते थे उतना कम हो जाता था। मेरे भाई आपको जानकर मौजा आएगा कि 8th का आंसर 2 > 1 है, क्योंकि पहले वाला कांट शो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि पहले वाला टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे भाई ब्रिजहेड पर तुम नारियल बनाना चाहते हो तो अलग बात है। क्या आप नारियल का शौक रखते हैं? जल्दी जवाब दो, क्या ये बात समझ में आई है? ये ब्रिजहेड है, ब्रिजहेड। ब्रिजहेड पर तो मजेदार बात जो है समझ गए आप। अब भैया आप गलत मत करना, बहुत सिंपल सिंपल केस है। बोलिए जरा, बोलिए, बताइए चुप क्यों हैं आप? क्यों हैं चुप? 9th का जवाब। विकास कह रहा अब ये नारियल क्या है? मेरे भाई इस जगह डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, वो रियल नहीं होता, और जो रियल नहीं है वो नारियल है। जो रियल नहीं है वो नारियल है। सुन लो सारे, जो रियल नहीं है वो नारियल है। हाँ जी, क्या जवाब दोगे आप? 9th का जवाब चाहिए मुझे। रुद्रांश का सम्मान कर दें, थोड़ा समय निकाल के सारे लोग प्लीज रुद्रांश का सम्मान कर दें। ये पूछ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होगा, तो इनका सम्मान करना बनता है, ये आप सब समझ रहे होंगे। आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर रहे हैं और इन्होंने पूछा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब स्टार्ट होगा, तो तुम्हें इनका सम्मान भी मन ही मन करना होगा। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। मेरे भाई जरा सारे लोग ध्यान से देखें। मेरे भाई 9th का आंसर है, 9th का आंसर है 1 2 3। क्योंकि पहली बात ये तो क्लियर है, पहली बात ये तो क्लियर है कि तीनों का इनॉल बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये भी 1,3 डाइकार्बोनाइल 1,3 डाइकार्बोनाइल 1,3 डाइकार्बोनाइल। अब अगर आप इसका इनॉल बनाते, ध्यान से देखना, अगर आप इसका इनॉल बनाते तो देखो कितना मौजा आता। सारे देखो, देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस देखो। क्या इस बेंजीन की डबल बॉन्ड और उस बेंजीन की डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन में आ जाते या नहीं? चलो देखो, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल 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 डबल। ओ भाई साहब, ह्यूज कंजुगेशन, ह्यूज कंजुगेशन। कई बुक्स तो ये लिखती हैं कि ये वाला जो फॉर्म है ये नेग्लिजिबल होता है। इट इज वेरी क्लोज टू 99.9999%। ओ माय गॉड। और एक मजेदार बात बताऊंगा, ये कंपाउंड कीटोन का टेस्ट ही नहीं देता। पीछे लगे रहा जय, तो गलत बात है। मतलब अगर कहीं ये कंपाउंड रखा है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इस फॉर्म में रहता है और कीटोन का टेस्ट नेगेटिव देता है। मतलब कीटोन कंफर्म नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो इस फॉर्म में रहता है। अद्भुत विश्वसनीय बात आपको लगी होगी। चलिए, बहुत क्लियर है, यहां एक बेंजीन थी और वहां एक भी बेंजीन नहीं है। हालांकि तीनों के इनॉल उसके खुद के कीटो से ज्यादा है। फिलहाल 10th का जवाब दो, 10th का जवाब दो। यस, यू आर राइट।
मोहम्मद, यू आर राइट। ओके ओके, दृश्य का आंसर आया है। मेरे भाई एक मजेदार चीज देखो, दोनों टॉटोमेरिज्म करते हैं, स्पेस टॉटोमेरिज्म, दोनों स्पेस टॉटोमेरिज्म करते हैं, राइट। और दोनों का टॉटोमर एरोमेटिक आएगा, राइट। ध्यान से देखो, दोनों का टॉटोमर एरोमेटिक आएगा। क्या आप देख रहे हो? दोनों का टॉटोमर जो है वो एरोमेटिक आएगा। लेकिन एक बात है जो अच्छा बच्चा नोटिस कर सकता है, आप भी कर सकते हैं वैसे, वो ये है, क्या इस इक्विलिब्रियम में ये नॉन एरोमेटिक, कीटो जो है वो नॉन एरोमेटिक, इनॉल एरोमेटिक, जबकि इस वाले में देखो दोनों एरोमेटिक, कीटो भी एरोमेटिक है, इनॉल भी एरोमेटिक। आप देखें ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है, जबकि ये एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कौन किधर ज्यादा जाएगा। तो मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है इसका आंसर 1 ग्रेटर देन 2 आएगा, राइट। 1 ग्रेटर देन 2 आएगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ तो रिएक्शन भागेगी भागेगी। 11 12 थोड़ी देर बात करेंगे हम। और इसी के साथ टॉटोमेरिज्म में हम आ गए हैं लास्ट पॉइंट पर। यह है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज इनॉल। वो कौन से फैक्टर हैं जो इनॉल को प्रभावित करेंगे? पहला है स्ट्रक्चर ऑफ कीटो। कीटो का स्ट्रक्चर देखो, मगर बोर्ड पर देखना है देखो, लेकिन बोर्ड पर जरूर देखो। मेरे भाई ये कंपाउंड है हमारे पास, मैंने यहां कुछ R1 R2 ग्रुप लगा दिए। अब अगर आप जानते हैं कि भैया ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है तो ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा। कुछ है आपके लिखने के लिए, इसलिए ध्यान से देखें। अब आप कहोगे सर यहां तो हमें पता था कि इनॉल कीटो से ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना, जो भी आपको पहले बताया जाता है वो नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है। अब समझेंगे लॉजिक को। ये है कीटो और ये है इनॉल, राइट। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से। मैं यहां पर आपको पॉइंट वाइज कुछ समझा रहा हूं। ऑन या हटाओ, इफ, ध्यान से देखें, क्या लिखें, साइज ऑफ R2 इंक्रीजेस। सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर R2 का साइज मैं बढ़ाने लगूं, पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर आप जैसा हो गया, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर आप जैसा बहुत बड़ा वाला हो गया, तो मेरे भाई एक बात बताओ, R2 यहां है और R2 यहां है, देख रहे हो आप। जब R2 का साइज बढ़ता जाएगा, जब R2 का साइज बढ़ता जाएगा, लिसन लिसन लिसन, जब R2 का साइज बढ़ता जाएगा, क्या यहां डबल बॉन्ड होने से इसे R1 के प्लेन में रहना पड़ेगा या नहीं? डबल बॉन्ड प्लेनर होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ये बड़ा वाला हो रहा है और बड़ा, इसे यहां R1 के प्लेन में ही, उसी प्लेन में रहना पड़ेगा। तो बताइए क्या यहां रिपल्सन बढ़ने लगेगा या नहीं? जब वो सेम प्लेन में रहेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं? जबकि यहां आप देख सकते हैं वो इस सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूम सकता है। देखो देखो, सारे देखो, बोर्ड पे देखो, जल्दी देखो, साफ साफ दिख रहा है कि अगर R2 का साइज बढ़ा तो स्टेरिक क्राउडिंग होती है, भीड़ भाड़। सही है या नहीं? स्टेरिक क्राउडिंग वुड इंक्रीज
इन इनॉल, सही बात है, एंड हेंस परसेंटेज कीटो डोमिनेट्स ओवर परसेंटेज इनॉल। इनॉल या हटाओ ना, इतनी कहानी क्यों लिखे। स्टेरिक would increase in enol and hence percentage enol decreases। क्या ये छोटी सी बात आप तक पहुंच गई है? मेरे भाई आइए, क्या आप देखिए हम 11th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या नहीं? क्या हम 11th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या नहीं? अच्छा, विकास पूछ रहा है, विकास को सम्मान चाहिए। विकास ने पूछा R2 का साइज कब कब बढ़ेगा। अबे खच्चर हो क्या तुम? कब कब बढ़ेगा मतलब पेड़ है क्या कोई कि वैसे बड़ा होता जाएगा? अबे बेवकूफ, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें क्या? 11th क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने अभी भी पढ़ा है। तो मेरे भाई इसमें इनॉल की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा 1 2 3। समझदार के लिए काफी इशारा। 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1 2 3 इज द राइट आंसर। मेरे भाई एक बात बहुत मजेदार है, ध्यान से देखना। अगर साइज R2 का नहीं R1 का बढ़े, क्या क्वेश्चन बनाते हो तुम लोग यार कि R2 का साइज कब कब बढ़ेगा। मतलब हो तो यार तुम चुनिंदा क्वालिटी के। R1 का साइज अगर बढ़ रहा होगा क्वेश्चन में, मेरे भाई हम एक ही वेरिएबल को एट ए टाइम टैकल कर सकते हैं। हाँ, एक ही वेरिएबल को। मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर R1 का साइज बढ़ गया या बढ़ रहा है तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं, सारे लोग देखिए, क्या ये एंगल बढ़ेगा या नहीं? बताओ। अगर R1 R2 का साइज बढ़ रहा है तो बताइए ये एंगल बढ़ेगा या नहीं? बताइए बताइए बताइए। R1 R2 का साइज अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूं, या क्वेश्चन में दो कंपाउंड हैं जिसमें अलग अलग है, तो क्या यह एंगल बढ़ेगा या नहीं? आशीष ने कहा कम होगा। यू गॉट सेलेक्टेड इमीडिएटली इन ढोलकपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे भाई ये साइज अगर बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा। और क्या अगर ये एंगल बढ़ेगा तो क्या ये क्लोज आएंगे या नहीं? क्लोज और आसपास आएंगे। साइज ऑफ R1 इंक्रीजेस वुड कॉज स्ट्रॉन्गर चिलेशन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन बिटवीन OH and double bond O, hence increases percentage in all। मेरे भाई आप समझें, अगर ये एंगल बढ़ेगा तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये टर्मिनल क्लोज आएगा? ये, अरे ये अगर एंगल बढ़ेगा भाई, ये वाला, ये फैलता जाएगा ना ऐसे, तो ऊपर की तरफ ये क्लोज आएगा, और चिलेशन बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़िया होगी तो इनॉल को फायदा होगा, फायदा। परसेंटेज इनॉल इंक्रीजेस। लुक एट 12th क्वेश्चन। लुक एट 12th क्वेश्चन। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए। वेल डन, वेल डन, वेल डन देव, वेल डन। मेरे भाई 3 2 1।
अगर किनारे वालों का साइज बढ़ता है तो इनॉल को फायदा होता है, क्योंकि ये टर्मिनल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होने लगती है। सो इट्स क्वाइट इजी। फैक्टर में पहला पॉइंट जो था वो हमने कर लिया है, एंड बात करेंगे हम अगले फैक्टर की। ये सेकंड फैक्टर है, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कोई गेस करेगा? टेम्परेचर के इफेक्ट को कोई गेस करेगा? बताओ बताओ बताओ, कोई गेस करेगा क्या? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, परसेंटेज इनॉल decreases because चिलेशन टूट जाता है, चिलेशन गेट्स डिस्ट्रॉयड। बढ़े हुए टेम्परेचर से चिलेशन ही टूट जाता है, चिलेशन जो है गेट्स डिस्ट्रॉयड। इस वजह से आपका, मेरे भाई एक और मजेदार बात मैं जानना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा पोलर कौन होता है? पोलर, पोलर पूछा है मैंने, कीटो या इनॉल? कौन बताएगा सबसे ज्यादा पोलर कौन होता है, कीटो या इनॉल? मेरे सवालों का जवाब दो। एंड आंसर है कीटो, कीटो कीटो कीटो। पोलैरिटी इज बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। मेरे भाई कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड होने की वजह से, पाई बॉन्ड होने की वजह से ज्यादा पोलराइज्ड स्टेज देखने को मिलती है, जबकि इनॉल में केवल एक ही कीटो ऐसा रहता है। अब आप कहोगे यहां भी पाई बॉन्ड है, बट ये कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। अब कुछ कह रहे हो यहां देखो ना इसके बीच में, यहां देखो ना इसके बीच में। अबे खच्चर, हम पाई बॉन्ड पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके सामने सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन नेग्लिजिबल होगा। हम पाई बॉन्ड पोलराइजेशन, पाई बॉन्ड पोलराइज्ड स्टेज में एक्चुअली रहती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आप देखेंगे कीटो इज एक्चुअली मोर पोलर, ये ज्यादा पोलर है। एंड क्या आपको पता, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसी चीज होती है पोलर चीज पोलर में डिजॉल्व होती है, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिजॉल्व होती है। मेरे भाई एक डेटा शेयर करने जा रहा हूं आपसे इसी कंपाउंड का। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, राइट। एसिटाइल एसीटोन का वाटर में, बहुत आराम से सुनेंगे, वाटर में। अब बताओ वाटर पोलर होता है, क्या होता है? पोलर। तो क्या वाटर जैसे ही लोगे, क्या वो इसे घेर लेगा या नहीं? खूब सारे वाटर इसे घेर लेंगे या नहीं? इनॉल भी कहेगा बे इधर चलो, इधर सॉल्वेशन हो रहा है, इधर खूब सारा जल मिल रहा है। सरप्राइजिंगली वाटर के अंदर इसका इनॉल 16%, थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, 16% होता है, 16% ओनली। फिर जैसे ही हम H2O को ले चलते हैं लिक्विड सोल्यूशन, एनहेक्सेन। अगर आप ध्यान से पढ़ें, इसे केवल पढ़ें, तो आप ये समझ रहे हैं मैं पोलैरिटी की बैंड बजा रहा हूं। वाटर से कम पोलर लिक्विड सोल्यूशन हम लेते हैं, इट इज अराउंड 35%। मैं एनहेक्सेन में आपको लेकर चलूं, एनहेक्सेन में इट इज अराउंड 58%। गैस फेज में लेकर चलूं, इट इज अराउंड 76%।
तो मेरे भाई आप समझ रहे हैं, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस एज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, एज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। मैं एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से बता देता हूं। जिस तरीके से जैसे जैसे आप पोलर सॉल्वेंट लाओगे, सॉल्वेंट रिएक्शन को इधर खींच ले जाएगा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोलर रहेंगे तो सॉल्वेंट उसे ज्यादा सॉल्युबल या स्टेबलाइज कर पाएगा। एंड गुड टू एक्सप्लेन, गुड टू अनाउंस दैट पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहां खत्म हो जाता है। इट मींस हमारा जो सिलेबस है 11th का वो पूरी तरीके से यहां खत्म हो जाता है। ये यहां देखें, पोलैरिटी ऊपर बढ़ रही है, गैस फेज में कोई पोलैरिटी नहीं होती। एन हेक्सेन नॉन पोलर कैटेगरी में सब यहां पोलैरिटी कम है, यहां पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, यस, स्टीरियो से 12th स्टार्ट होता है। फिलहाल एक किसी ने मुझे एरोमेटिक का होमवर्क भेजा था, एक बार फिर से शेयर करोगे क्या? एक बार फिर से एरोमेटिक का होमवर्क कोई एक ही कर दो शेयर। फिलहाल तब तक मैं सीट पर आ जाता हूं। एक्सरसाइज 2, जिसने नहीं किया मत पूछना डाउट, जिसने नहीं किया मत पूछना डाउट। इसके क्वेश्चन नंबर 1, इस स्लाइड में कोई डाउट? इस स्लाइड में कोई डाउट? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट? थ्री कोई डाउट? 1 2 3 क्वेश्चन कोई डाउट? नंबर लिखो ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहे हो मेरे भाई। ई जो है ये एरोमेटिक है, साफ दिख रहा है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था बाहर वाली बॉन्ड को पोलराइज्ड स्टेट में लिखना है, जिससे यहां आपको प्लस दिखाई देगा। और अब आपको इतने को निहारना है, इतना निहार लो। तो मेरे भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, एरोमेटिक। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब आरएस है, हाइब्रिड देखिए। जैसे अगर आप इसका हाइब्रिड देखते हैं या इसका हाइब्रिड देखते हैं, तो आप एक बात ये नोटिस करिए, यहां ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हक्कल नंबर। यहां 4 हैं जो कि हक्कल नंबर नहीं है, तो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं। सारे लोग देखिए, अब दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, राइट। इसे और जनरलाइज करें। अरे यार, मेरे भाई ये दोनों रिंग एरोमेटिक होगी, तो यहां पर जो इसका चार्ज है वो यहां आ जाएगा माइनस, इसका प्लस यहां पर, प्लस इसमें घूमेगा, माइनस उसमें घूमेगा, इसमें प्लस घूमेगा, इसमें माइनस घूमेगा। अगर आप नोटिस करो यहां प्लस लगभग कितना होगा, यहां प्लस होगा 1/7, प्लस 7 कार्बन, 1 + 7 कार्बन पे है, तो यहां पर प्लस 1/7। ऐसे माइनस चार्ज होगा 1/5। ऐसे ही अगर बुद्धि लगाओ, इसमें माइनस घूमेगा, इसमें प्लस घूमेगा। दोनों रिंग एरोमेटिक है, यहां -1/5, यहां +1/3। चार्ज भी हम समझ सकते हैं। मेरे भाई यहां सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि दोनों रिंग एक साथ एरोमेटिक हो ही नहीं सकती। यहां 6 रखोगे तो यहां 4 हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर रहेगा।
मेरे भाई हमें कंपेयर करना है बॉन्ड रोटेशन। क्या आपको पता है डबल के क्रॉस बॉन्ड रोटेशन आसान नहीं होता, टफ होता है। डबल के क्रॉस बॉन्ड रोटेशन टफ होता है। टफ बॉन्ड रोटेशन, क्योंकि रोटेशन केवल सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखने वाली चीज में होता है। तो सबसे बढ़िया रोटेशन इसमें है फर्स्ट, नहीं है कौन सा था, सेकंड। सेकंड है किसी में ज्यादा, ये है। सेकंड के बाद आया फर्स्ट, आंसर सी। सेकंड के बाद फर्स्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम सेम। मिनिमम रोटेशन एनर्जी बैरियर मतलब सिंगल कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो मैक्सिमम एनर्जी बैरियर टफ होता। जहां टफ होगा वहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 5 6 7 8 5 6 7 का सी। इसके पीछे आंसर की में बना है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ऋषभ। आंसर की में तीनों का स्ट्रक्चर बना है। नाइन्थ क्वेश्चन एट्थ पार्ट, नाइन्थ क्वेश्चन का एट्थ पार्ट का बी एंड सी। ये पी मतलब हो गया पैरा, पर लगा है NO2, C6H4 पर प्लस, ये हो गया सी वाला पार्ट हो गया। ये पैरा पर लगा है CH3, यहां हो गया प्लस। ये है बी, ये है सी। मेरे भाई अगर आप नाइन्थ वाले इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि इसमें बेंजीन पर प्लस, और जब बेंजीन पर प्लस होता है तो मेरे भाई दरअसल ये प्लस sp2 ऑर्बिटल में, हमने ऐसा क्वेश्चन कॉपी में किया हुआ है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते, हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते। तो केवल इंडक्टिव से आंसर डिसाइड होगा। ये प्लस आई कर रहा है तो सबसे अच्छा हो गया सी, और सबसे कचरा हो गया बी। तो आ जाएगा CADB। CADB सेवेंथ हमारी कॉपी का क्वेश्चन है। सेवेंथ हमारी कॉपी का क्वेश्चन है। अंधा आदमी भी बता दे कि यहां क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व होगा। हाइब्रिडाइजेशन से, परसेंटेज s ऑर्बिटल कैरेक्टर से। जितना ज्यादा s ऑर्बिटल कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो प्लस चार्ज यहां अनस्टेबल है, यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15। मेरे भाई ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। तो आंसर है BCA, आंसर है BCA। मेरे भाई आपको सिग्मा रेजोनेंस पढ़ाया गया था, जिसकी वजह से A सबसे आगे आ गया। इनमें अल्फा H गिनने, हाइपर कंजुगेशन। 17 का सेवेंथ, 17 का सेवेंथ। सत्रह के सेवेंथ में देखें कहां है सेवेंथ? मेरे पास सेवेंथ नहीं है तो मैं एट्थ बता देता हूं। एट्थ में ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसका आंसर ए बढ़िया हो गया, ABC। ABC इसमें रेजोनेंस है ना, ये sp2 हो गया। अब ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, ये दोनों तरफ से माइनस आई कर रहा है, तो ABC आ गया। 20 से पहले, 20 से पहले
ये अच्छा क्वेश्चन है। एटीन का डी, क्या करूं 18 के डी का, देख लिया, बहुत बेहुदा हो गए। sp पर माइनस, sp2 पर माइनस, sp3 पर माइनस, sp2 पर माइनस, मोस्ट स्टेबल, ए आंसर है। जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर खूब स्टेबल होगा। इक्कीस का ए, मेरे भाई ये तो ऑर्डर आई थिंक आपको याद होगा, यहां रेजोनेंस हो रहा है, ये गलत ऑर्डर है, इससे आगे आएगा ये। सही है या नहीं? मोस्ट स्टेबल एनायन, तुम सम्मान के लायक हो बेटा सुखप्रीत। आज ही ऐसा क्वेश्चन किया है, आज ही ऐसा क्वेश्चन किया। क्या आप देख पा रहे हैं ये एरोमेटिक है? क्या आप देख पा रहे हैं ये एरोमेटिक है? ये एक लौता एरोमेटिक है, इसलिए ये आंसर है मोस्ट स्टेबल। कॉपी नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं बनेगा आगे। 25 से पहले मेरे भाई 22 को बहुत ध्यान से देखें। क्या 22 को देखते ही समझ में आया कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता? तो फोर्थ कचरा है, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ब्रिजहेड पर प्लेनारिटी नहीं आ सकती। अब बचता है 1 2 3 4, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, तो फर्स्ट यहां आ जाएगा। इसमें 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 दोनों ऑक्सीजन से रेजोनेंस है, तो फिफ्थ सबसे लास्ट बेस्ट हो गया। इन दोनों में इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, तो भाई साहब जवाब लीजिए, एंजॉय करिए। आइए मेरे भाई, यहां हमें पूछना है माइनस की स्टेबिलिटी। माइनस क्या कर रहा है? रेजोनेंस सब में कर रहा है। इनफैक्ट ये माइनस बहुत खुश है क्योंकि इस पूरे प्लस से ये रेजोनेंस कर रहा है। हालांकि मिथाइल थोड़ा टांग अड़ा रहा है, वो इस प्लस को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये माइनस इस कार्बोनाइल कार्बन के प्लस से रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये मिथाइल प्लस आई करके प्लस को थोड़ा कम कर रहा है। यहां इससे मजा आएगा क्योंकि यहां मिथाइल नहीं है, तो ये बेहतर रेजोनेंस। यहां ये उदास रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन भी रेजोनेंस करके इस चार्ज की बैंड बजा रहा है। मेरे भाई ये माइनस, यहां ऑक्सीजन भी इसकी बैंड बजा रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया हो गया 2 से बढ़िया हो गया, आई मीन 2 के बाद हो गया फर्स्ट। इन दोनों में आपको पता है नाइट्रोजन ज्यादा पार्ट लेगा रेजोनेंस में, तो ये ज्यादा नेगेटिव को नुकसान पहुंचा रहा रिलेटिवली, तो 4 और 3। आपको यह देखना है कि रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज को कितना फायदा हो रहा है, वो देखना है। हाँ जी, 25 से पहले, 25 से पहले 25 का सी, मेरे भाई मोर स्टेबल एल्कीन, इसके तो ये तो एंगल स्ट्रेन से ही हो जाएगा। क्या 4 की रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है? 4 की रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है तो भैया ये बेकार है, 2 > 1 हो गया। देसी लोग अल्फा एच गिन लेते हैं, बट एंगल स्ट्रेन से ही दिख रहा। बी वाला करना है, आइसोप्रोपिनाइल साइक्लोपेंटेन, आइसोप्रोपिनाइल, if I'm not wrong it is this one, and allyl cyclopentane। ये तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा स्टेबल है। अल्फा एच 3 2 2 3 कितने हो गए? 10 और इसके 2। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। मेरे भाई ये है HOC।
क्या आपको याद है एचओसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जब ये सेम हो जाते थे तो था स्टेबिलिटी। कार्बन गिन लो, यहां कितने हैं, 7 कार्बन, 5 2 7 कार्बन, 5 3 8 कार्बन, 5 2 7 कार्बन, 5 2 7 कार्बन। तो मेरे भाई क्या आप समझ गए हैं, ई की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा क्या है, 5293। ई की वैल्यू होगी 5293, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन तो सबसे ज्यादा एचओसी, सबसे ज्यादा कार्बन तो सबसे ज्यादा एचओसी। अब इसके बाद सब में 7 7 कार्बन है, तो स्ट्रक्चर बनाओ, बनाओ स्ट्रक्चर। हेप्टीन 2 2 4 2 6 1 7। इसके अल्फा एच कितने हैं, 2। 2,4 डाइमिथाइल पेंट, एक मिनट, पेंटूइन, ये 2 4, ये तो हटा दो, ई तो बना ही हो ही चुका है। बी वाला करो, 1 पेंटीन, 2 4, 2 पेंटीन, 4 4। मेरे भाई आप अल्फा एच देख लें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, इसके अल्फा एच है 3, इसके अल्फा एच है 3 2 5, इसके अल्फा एच है 3 3 6 1 7, इसके अल्फा एच है 2। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है सी का, सबसे कम हो गया सी। बताओ रे, सी की सबसे कम कौन सी है, 4 6 3 2। हाँ, 4 6 3 2 कर लोगे ना यार, तरीका तो आई गया। और पूरा लगा लीजिएगा इस तरीके से, 30 से 35 27 का 1 एंड 3, 1 एंड 3 कॉपी में है। चेक नोट्स, चेक नोट्स। मैंने कंस्ट्रक्टिव इन और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से पढ़ाया है, अमरेंद्र प्रिंस। हाइपर कंजुगेशन में पढ़ाया है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से। 29 सेम क्वेश्चन, सेम 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 क्वेश्चन। एचओसी कार्बन सब में सेम है, इसलिए 1 अपॉन स्टेबिलिटी। आपने अभी अभी नोटिस किया जो क्वेश्चन यहां है वही क्वेश्चन यहां है, 27 सेम, वही कंपाउंड भी वही है। 30 से 35, 30 का CDBA होना चाहिए। 30 का क्या होना चाहिए, CDBA। HOH निकालना है। HOH पहले था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और फिर हम लगाते थे 1 अपॉन स्टेबिलिटी। क्या तुम्हें दिख रहा है ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस है रिंग और डबल के बीच में, रिंग और डबल के बीच में रेजोनेंस। तो इसका सबसे कम हो गया ना HOH, इसका HOH सबसे कम हो गया। उसके बाद देखो ये सबसे कम स्टेबल है, 2 ही अल्फा एच है, इसके 4 हैं, 3 3 6 1 7 2 9 है। तो मेरे भाई आंसर आना चाहिए DCBA। स्टेबिलिटी का उल्टा, स्टेबिलिटी का उल्टा। 30 का 5th पार्ट। आई थिंक फिर से हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, इसका 1 अल्फा एच, और इसका 3 2 5 अल्फा एच। तो सबसे खराब क्या हो गया, हमें स्टेबिलिटी निकालनी, क्या निकालना है इसमें, HOH निकालना है ना। तो सबसे ज्यादा HOH किसका हो गया, आई मीन अलग अलग है क्या ये, हाँ ये दोनों अलग अलग है। इस वाले में तो यार सिस ट्रांस है ना ये, आई मीन इसमें रिपल्सन लगेगा दोस्त, इसमें रिपल्सन कम लगेगा, तो ये अनस्टेबल हो गया, तो इसका HOH ज्यादा हो गया। ये सिस ट्रांस आपका स्टीरियो में आएगा, एक आध क्वेश्चन में अगर ऐसा आ रहा है तो थोड़ा सा टेंशन ना लें। हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो, शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम्हें। 1 अपॉन स्टेबिलिटी, 0 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, 12 अल्फा एच। स्टेबिलिटी जिसके ज्यादा अल्फा एच उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा,
मतलब HOH कम, सबसे कम HOH इसी का है, सबसे कम HOH इसी का है। ओके, 31 का 4, ये सब कॉपी के क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे किसी भी खच्चर का डाउट नहीं लूंगा जिसने कॉपी ही नहीं पढ़ी है। सुखप्रीत, आप उन्हीं में से एक हैं। क्या तुम्हें याद है मैंने इसकी वैल्यूज तक बताई हैं? इसकी 29 किलो कैलोरी थी, इसकी 55 थी, इसकी 51 थी, लेकिन तुम यहां आके झक मार रहे हो कॉपी को। मुझे पूरा भरोसा है तुमने ऑर्गेनिक की कॉपी को रद्दी वाले को बेच दिया है। हाँ जी, थर्टी एट, 38 बहुत सिंपल है। क्या यहां SIR लगेगा? BR का बड़ा साइज इन दोनों NO2 को रेजोनेंस करने से रोक देगा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो इस बॉन्ड में सिंगल कैरेक्टर रहेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। जबकि 5 बिंदास रेजोनेंस करेगा, बिंदास रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से यहां डबल कैरेक्टर रहेगा। तो आपका C1N बॉन्ड बड़ी रहेगी C5N से, C5N से। मानसी, यू आर स्टिल हैविंग टाइम, आपका कोई भी बैकलॉग अगर है, क्योंकि अभी जो भी 12th कोर्सेज चालू होते हैं उसमें 11th के इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कराया जाता है, तो यू स्टिल हैविंग अराउंड 60-70 डेज जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आइए, ओके, ये तो आपको याद होगा, नारियल 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 नारियल, ये नॉट पॉसिबल। और एक कह रहे हैं 40 हैज मोर देन 8 कार्बन। यहां कोई कार्बन नहीं है खच्चर, यहां कोई कार्बन नहीं है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये सेम है, ठीक है। दृश्य नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया आपको? एकदम क्लियर है। एरोमेटिसिटी का होमवर्क एक बार बात कर लेते हैं। एरोमेटिसिटी का होमवर्क कहां से डिस्कस करना है, कोई बताएगा? मेरे पास 11 से आया है तो 11 से मैं बता देता हूं। 11th एरोमेटिक है, 12th हमने कर लिया था, 13th एरोमेटिक है, 14th एरोमेटिक है, 15th एंटी एरोमेटिक। एक बार चेक कर लें, चेक कर लें सारे लोग, ये एंटी एरोमेटिक है। 16th में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक होने के पीछे sp3 नाइट्रोजन जिम्मेदार है, sp3 नाइट्रोजन जिम्मेदार है, ठीक है। 17 एरोमेटिक है। अब 18 से लेके 18, 19, 20, 18 से 20 नॉन एरोमेटिक, क्योंकि उसमें साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, उसमें साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि 20 तक कोई डाउट नहीं है। अब एक खच्चर कह रहा 15 एरोमेटिक क्यों नहीं है? 4 पाए इलेक्ट्रॉन्स लेके तुम इसे एरोमेटिक मानना चाहते हो देव, तो तुम हो। ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें।
हमें 4n+2 चाहिए था, 4n+2 चाहिए था। मेरे भाई हम बात करेंगे 21। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 21 से लेकर 30 तक सारे एरोमेटिक, 20 से लेकर 30 तक सारे एरोमेटिक। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सारे लोग देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन के ये पी ऑर्बिटल्स, एरोमेटिसिटी में इन पी ऑर्बिटल्स का ही योगदान होता है, और जो बेंजीन पर एच लगे होते हैं उनका एरोमेटिसिटी में कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से होते हैं, बने होते हैं। तो मेरे भाई चाहे आप देखें 22, उसमें प्लस बेंजीन पर है, तो ये चाहे प्लस आप रखें, चाहे इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख के रेडिकल बना लें लाइक 24, चाहे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख के माइनस बना लें, ये प्लस डॉट या रेडिकल किसी भी तरीके से येलो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग को प्रभावित नहीं करता। ब्लू ऑर्बिटल येलो से इंटरैक्ट नहीं करता, तो इसलिए सारे एरोमेटिक कैटायन, एरोमेटिक एनायन, एरोमेटिक रेडिकल है। एक आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा 25, 25 इज कॉल्ड बेंजाइन। इसमें भी आप देखिए, ये जो एक एडिशनल बॉन्ड दिख रही है, ये एडिशनल बॉन्ड इस ब्लू ऑर्बिटल्स के बीच में बन रही है ऐसे, और हमें पता है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में हम काउंट क्या करते हैं कि आपको पता है, येलो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, इसे बेंजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइन। येलो ऑर्बिटल में तो 6 ही पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई एरोमेटिक। ठीक है, तो भाई साहब 30 तक सारे एरोमेटिक थे। इसमें मैं एक और क्लियर कर देता हूं, 28। मेरे भाई आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। क्या आपको पता है करंट, आपने कभी इलेक्ट्रिक सर्किट देखे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट उसी सर्किट में फ्लो करेगा जो सर्किट कंप्लीट हो, जो सर्किट कंप्लीट हो, कंप्लीट। तो क्या लगता है आपको कि करंट यहां से फ्लो करेगा? जस्ट फॉर समझाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं, क्योंकि आगे सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट केवल इतना है मेरे भाई, ये देखिए, और ये साइक्लिक कंजुगेटेड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, इसलिए ये एरोमेटिक है, इसलिए ये एरोमेटिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईटी जेईई एडवांस पूछ चुका है इसे, आईटी जेईई एडवांस पूछ चुका है इसे। ठीक है जी, ये सब तो मैंने बता ही दिया। 29 में भी सर्किट कंप्लीट देखना। हाँ 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 साक्षी, यू आर राइट, 29 में भी सर्किट एक ही में कंप्लीट है, ये वाला, इसलिए ये एरोमेटिक है। ठीक है जी। 31 एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 32 अभी आपने मुझसे सीट डिस्कशन में भी पूछा है, 32 आपने मुझसे सीट डिस्कशन में भी पूछा है, एरोमेटिक। 33 से लेके 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक एरोमेटिक, 39 तक एरोमेटिक। 40th नॉन एरोमेटिक। 40 तक कोई डाउट है तो पूछें। 40th नॉन एरोमेटिक। 41 एंड 42 एरोमेटिक। अभी कोई क्वासी क्वासी बोल रहा था ना, 42 क्वासी एरोमेटिक भी है।
यस ऋषभ यू आर राइट, यस ऋषभ यू आर राइट, यस 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 यस, दोनों रिंग ही कंसीडर होगी भैया। सर्किट कंप्लीट है तो दोनों रिंग कंसीडर होगी। अगर सर्किट कंप्लीट है तो हम लार्जेस्ट पेरीफेरी से ही भागते हैं, अगर सर्किट कंप्लीट है तो लार्जेस्ट पेरीफेरी से ही भागते हैं। सारे बच्चे देखो 35 इनऑर्गेनिक बेंजीन तो पढ़ा होगा ना यार, देखो HN, ये देखिए सारे sp2 हैं भाई, सब प्लेनर है, सब sp2 है, और हर नाइट्रोजन में यहां दो 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 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन, एरोमेटिक, एरोमेटिक है, एरोमेटिक, बस बस हो गया हो गया हो गया। 41 42 एरोमेटिक है, 41 42 एरोमेटिक है मेरे भाई। मैंने आपको बोला था 7 से बड़ी रिंग, सिंगल रिंग 7 से बड़ी रिंग, ये आपकी एंटी नहीं हो सकती। 43 आपका नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये कह रहा एंटी होने से अच्छा नॉन हो जाए, और ये टब शेप में चला जाता, नॉन प्लेनर। मैंने बोला था 7 से बड़ी रिंग, 7 से बड़ी रिंग आपकी जो है 44 45 एरोमेटिक, 7 से बड़ी रिंग एंटी नहीं होना चाहिए, है ना मेरे भाई। बीबी हम चालू करेंगे 12th जब स्टार्ट होगा, क्योंकि 12th के पहले 7 8 10 लेक्चर में आपको होमवर्क अलग ज्यादा मिलता नहीं है। तो हम 12th के शुरुआत में ब्लू बुक डिस्कशन होमवर्क के तौर पर कर रहे होंगे, होमवर्क के तौर पर कर रहे होंगे। 46 नॉन एरोमेटिक, 46 नॉन एरोमेटिक, एक बार मैं आंसर लिख देता हूं फिर। 47 एरोमेटिक, 48 नॉन एरोमेटिक, 49 एरोमेटिक, 50 16 लिखा है ना नॉन एरोमेटिक, 51 18 है एरोमेटिक, एंड 52 तो हलवा है एरोमेटिक। एक और चीज सुनिए, सारे लोग सुन लें, मैं आपकी एक डिस्कशन क्लास लगवा दूंगा जिसमें बची हुई सीट के एक्सरसाइज वो डिस्कस होंगे, ठीक है। तो कल लगा देंगे 4 बजे, आप पूरी सीट कर लीजिएगा, ठीक है। वो इसमें क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो डिस्कस हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और थ्योरी हो चुका है, कॉपी के क्वेश्चन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बाकी सुनो सारे ध्यान से, टेलीग्राम या टेलीग्राम ग्रुप पर या मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मैं वहां पर भी डाउट आपको एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाबा, टेक केयर। एंड बैच इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास जो अपडेट है उसके लिए 2 से 3 दिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा। थिंग्स आर इन प्रोसेस, ठीक है। बस मैं एक प्रॉमिस ये कर रहा हूं कि आपको अगर आप 11th के हैं तो 12th की ऑर्गेनिक, अगर आप 10th के हैं तो 11th की ऑर्गेनिक मैं ही कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल नेम, व्हाट्सएप चैनल नेम यही है, SKM न्यूक्लियस एडु एकेडमी, ठीक है जी। हाँ कल ऑफ है, परसों कर देंगे, परसों 27 को। बाय बाय।